स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मेटलर्जी में कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ लिया है। इसके अलावा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन भी पढ़ लिया है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम ओर के अंदर मेटल का अमाउंट बढ़ाते हैं, मीन्स जो ओर ऑब्टेन करते हैं उसको कंसंट्रेट करते हैं जिससे कि उसके अंदर प्रेजेंट मेटल का अमाउंट बढ़ जाए। उसके बाद हम ओर को इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो मेटल में आसानी से रिड्यूस हो जाए, मीन्स ओर को रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम दो प्रोसेस कैल्सिनेशन या रोस्टिंग का यूज करते हैं। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के बाद मिलने वाले ओर को हम किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से मेटल में रिड्यूस कर लेते हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये डिपेंड करेगा कि ओर की नेचर क्या है या उससे ऑब्टेन होने वाली मेटल की नेचर क्या है। ओर की या मेटल की नेचर की बेसिस पर हम जो सुटेबल एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट ये है। इसमें हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, टिन है, लेड है। इनको ऑब्टेन करने के लिए हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। कई बार हम मोर रिएक्टिव मेटल को यूज करते हैं उससे लेस रिएक्टिव मेटल को रिड्यूस करने में। जैसे अगर हम मैग्नीज क्रोमियम या मोलिब्डेनम या टंगस्टन या टाइटेनियम को ऑब्टेन करना चाहते हैं उसके ओर से, तो उसके लिए हम मोर रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, इनका यूज कर सकते हैं। गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा हम हाइड्रोजन या वाटर गैस को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। इसके लिए निकल की मेटलर्जी में ये वाटर गैस बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। सेल्फ रिडक्शन मेथड या ऑटो रिडक्शन मेथड के जरिए भी हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं। तो लेड है, मरकरी है, इनको ऑब्टेन करने के लिए हम सेल्फ रिडक्शन मेथड का यूज करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोमेटलर्जिकल या डिस्प्लेसमेंट मेथड के जरिए हम सिल्वर या गोल्ड को ऑब्टेन करते हैं। अमलगमेशन प्रोसेस भी मेटलर्जी का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड के जरिए जो मोर रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनको ऑब्टेन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड का यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिडक्शन बाय कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन वाइडली अवेलेबल है, बहुत लार्ज अमाउंट में एक्सेस में अवेलेबल है और आसानी से अवेलेबल है। इसलिए कार्बन रिडक्शन प्रोसेस को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और स्पेशली ऐसी मेटल जिनके ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और ऐसी मेटल जो कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उनका रिडक्शन हम कार्बन रिडक्शन मेथड के जरिए करते हैं, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। इसके लिए ये जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट मेटल है, आयरन है, लेड है, जिंक है, टिन है। इनके रिडक्शन में इसको हम यूज करते हैं। कार्बन रिडक्शन मेथड में रोस्टेड या कैल्सिनाइज ओर को कार्बन के साथ मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर भर दिया जाता है। जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो जो मेटल का ऑक्साइड है वो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होकर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है जैसे आयरन है, या ये वेपर फेज में भी मिल सकता है जैसे जिंक है। तो इस कंडीशन में अगर वो वेपर फेज में मिलता है तो हम उसको कंडेंस करके मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन होती है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर वो मैं बता रहा हूं। जैसे सपोज करो FeO है, ये कार्बन से रिड्यूस होकर गर्म करने पर Fe प्लस CO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। Fe2O3 है, ये भी कार्बन से रिड्यूस होता है और 2Fe प्लस 3CO में कन्वर्ट हो जाएगा। ZnO है, जिंक के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस जैसे ही एक मॉडिफाइड फर्नेस यूज करते हैं। तो ये जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन से रिड्यूस होकर जिंक वेपर फेज में प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है।
तो इस तरह से जो मेटल का ऑक्साइड है वो मेटल में रिड्यूस हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से रिमूव हो जाती है। अगर पीबीओ है ये भी कार्बन से रिड्यूस होके पीबी प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक भी है। कई मेटल ऐसे होते हैं जिनके ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके बजाय मेटल में कन्वर्ट होने के कार्बाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन है, ये आपको नोट करनी है। मैं जितनी भी रिएक्शन बोर्ड पर लिखूंगा तो आप उस समय क्या किया करें कि वीडियो को पॉज कर दिया करें और रिएक्शन को नोट कर लिया करें। आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं। तो जब कुछ मेटल ऐसी होती हैं, इसको रिमूव कर रहा हूं, कुछ मेटल इस तरह की होती हैं कि उनके ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे CaO प्लस 3C, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये CaC2 प्लस CO में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बाइड बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव करता है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनमें ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। जैसे MgO, ये C से रिएक्शन करके रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस CO में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से जब हम मेटल को ठंडा कर रहे होते हैं तो मेटल फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके MgO और कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए भी हम कार्बन का उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन रिडक्शन मेथड एक सुटेबल मेथड नहीं है। कार्बन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल FeO है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होके Fe प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। Fe2O3 है, ये भी 3CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होके 2Fe प्लस 3CO2 देता है। ऐसे ही Fe3O4 प्लस 4CO, ये रिड्यूस होकर 3Fe प्लस 4CO2 बना रहा है। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही कार्बन रिडक्शन मेथड में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 710 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर 710 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और 710 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाला अगर टेम्परेचर है उस पर कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस पॉइंट्स को कि क्या रीजन है कि 710 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग है एजेंट है और 710 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले टेम्परेचर पर कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको हम थर्मोडायनामिक्स ऑफ मेटलर्जी या कहें एलिगम डायग्राम के साथ आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये रिएक्शंस हैं वो नोट करनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिडक्शन बाय रिएक्टिव मेटल। तो जब हम किसी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को रिड्यूस करने के लिए मीन्स उसके ओर को मेटल में रिड्यूस करने के लिए हाईली रिएक्टिव मेटल या हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं तो उसे हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और जब रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम पाउडर का यूज किया जाता है तो इस प्रोसेस को गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। तो मैं अभी एग्जांपल में गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस का एग्जांपल पहले लूंगा और उसके बाद कुछ और एग्जांपल इस कैटेगरी वाले यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस क्या है और उसके जरिए हम मेटल को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसी मेटल जिनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हैं और उन मेटल को उनके ऑक्साइड से ऑब्टेन करना होता है तो इसके लिए हम गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस का यूज करते हैं। ध्यान देने वाली बात है ये मेथड कब यूज किया जाता है जब हम कार्बन रिडक्शन मेथड के जरिए मेटल को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आसान मेथड है और थोड़ा सा सस्ता इजी मेथड है। तो जब हम किसी मेटल को कार्बन रिडक्शन मेथड के जरिए ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस मेथड का मींस किसी अदर मेटल के जरिए उसका रिडक्शन करते हैं।
तो गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले एक क्ले का क्रूसिबल लेते हैं। ये क्ले का क्रूसिबल लिया हुआ है। इस क्रूसिबल के अंदर हम थर्माइट मिक्सचर का मतलब एल्यूमिनियम पाउडर और मेटल ऑक्साइड के मिक्सचर को हम थर्माइट मिक्सचर बोलते हैं। और थर्माइट मिक्सचर लेते हैं और उसके अंदर मैग्नीशियम रिबन में बंधा हुआ इग्निशन मिक्सचर लेते हैं। मैग्नीशियम और बेरियम पेरोक्साइड का जो मिक्सचर है वो इग्निशन मिक्सचर है और ये रिएक्शन को चालू करने के काम में लाया जाता है और काफी सारी हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि ये थर्माइट जो मिक्सचर है इसके अंदर रिएक्शन होना चालू हो जाए। इस पूरी प्रोसेस में बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको हम थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस कैसे चालू होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्ले क्रूसिबल के अंदर थर्माइट मिक्सचर लेते हैं, मींस एल्यूमिनियम पाउडर और मेटल ऑक्साइड का मिक्सचर है उसको भर लेते हैं। इसके अंदर हम इग्निशन मिक्सचर की बनी हुई पोटली लेते हैं और उससे मैग्नीशियम रिबन को अटैच कर देते हैं और फ्लोर स्पार्क का कवर कर देते हैं, जिससे कि हीट इससे बाहर नहीं निकल पाए। अब रिएक्शन कैसे चालू होती है, सबसे पहले हम इग्निशन करते हैं, मैग्नीशियम रिबन में आग लगाते हैं। मैग्नीशियम रिबन जलता हुआ जैसे ही इग्निशन मिक्सचर पर आता है तो रिएक्शन चालू हो जाती है और इग्निशन मिक्सचर में रिएक्शन होती है कि Mg मैग्नीशियम बेरियम पेरोक्साइड BaO2 के साथ रिएक्शन करता है। रिबन जलता हुआ आ रहा है तो हीट प्रोड्यूस करता है, इससे MgO प्लस BaO प्लस हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये वाला पार्ट जो इग्निशन मिक्सचर के आसपास वाला पार्ट है ये काफी गर्म हो जाता है, एकदम हॉट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में एल्यूमिनियम पाउडर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करना चालू कर देता है, मींस अब रिएक्शन चालू होती है थर्माइट मिक्सचर की। और इसमें मैं क्रोमियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल पहले ले रहा हूं। तो Cr2O3 ये एल्यूमिनियम पाउडर से रिएक्शन करके Al2O3 प्रोड्यूस करता है और प्लस 2Cr प्रोड्यूस हो जाता है और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है। ये जो हीट है वो हमको इग्निशन मिक्सचर से मिल जाती है। तो मेटल मॉल्टन कंडीशन में मिलती है और भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाती है, Al2O3 हमको ऊपर मिल जाता है, तो हम क्रोमियम को ऑब्टेन कर लेते हैं। अगर हमको मैग्नीज ऑब्टेन करना है तो Mn3O4 प्लस 8 एयर हीट करने पर, हीट कहां से मिल रही है मैं पहले ही बता चुका हूं। पहले रिएक्शन इग्निशन मिक्सचर की होती है, इससे काफी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट रिएक्शन को चालू कर देती है। तो हमको मिलता है 4Al2O3 प्लस, इसको बैलेंस करने के लिए हमने ये ले लिया है तो प्लस 9Mn, तो हमको मैग्नीज ऑब्टेन हो जाता है। तो ये एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस है जिसमें हम क्रोमियम या मैग्नीज को ऑब्टेन कर लेते हैं। ये रिएक्शन गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट वेल्डिंग में भी यूज होता है। कई बार क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह को जोड़ने के लिए या लोहे के बड़े बड़े गर्डर्स को जोड़ने के लिए हमको मॉल्टन कंडीशन में आयरन की जरूरत पड़ती है। तो रिएक्शन साइट पर मॉल्टन कंडीशन में आयरन ऑब्टेन करने के लिए हम गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम Fe2O3 को लेते हैं, जो थर्माइट मिक्सचर है उसमें एल्यूमिनियम पाउडर के साथ जो मेटल ऑक्साइड है वो Fe2O3 लिया जाता है। ये एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके Al2O3 प्लस Fe प्रोड्यूस करता है। पहले रिएक्शन चालू होती है इग्निशन मिक्सचर से, रिएक्शन को मैं बैलेंस कर दूं 2Fe 2Al। तो पहले रिएक्शन चालू होती है इग्निशन मिक्सचर से और इग्निशन मिक्सचर जो हीट प्रोड्यूस करता है उससे ये Fe2O3 एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके Al2O3 और आयरन को मॉल्टन कंडीशन में प्रोड्यूस करता है। इन सारी रिएक्शन में काफी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और अधिक हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ही इस रिएक्शन को हम थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। इनिशियली जो हीट है वो इग्निशन मिक्सचर से मिल जाती है, उसके बाद ये सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं और ये हीट प्रोड्यूस करके सेल्फ रिएक्शन को कंडक्ट करती रहती है। तो इस तरह से एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में हम मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं या फिर एल्यूमिनोथर्माइट
वेल्डिंग में हम मॉल्टन आयरन को ऑब्टेन कर लेते हैं और ये मॉल्टन आयरन को हम नीचे से बाहर निकाल लेते हैं और जहां गर्डर वगैरह हमको जोड़ने होते हैं उसके अंदर, या रेलवे ट्रैक्स जो जोड़ना होता है उसके अंदर, दो ट्रैक्स को पास में लाके ये क्रूसिबल को उसके ऊपर रख देते हैं और मॉल्टन आयरन उन रेलवे ट्रैक्स के बीच में आ जाता है। तो इससे हमको दो रेलवे ट्रैक के दो जो स्लीपर है, जो लाइनें हैं, ट्रैक्स हैं, उनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस है। इसकी डायग्राम और रिएक्शंस आप नोट कर लें। अब इस कैटेगरी के अंदर हम कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सोडियम या पोटेशियम का यूज किन्हीं मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के लिए किया जा रहा है। जैसे अगर हम बोरोन ऑब्टेन करते हैं तो बोरोन ऑब्टेन करने के लिए सोडियम का यूज किया जा सकता है। बोरोन को बोरोन ऑक्साइड से ऑब्टेन करने के लिए, B2O3 से ऑब्टेन करने के लिए हम सोडियम का यूज कर सकते हैं। और बोरोन ऑक्साइड को, B2O3 को जब हम सोडियम के साथ हीट करते हैं तो 2 बोरोन मीन्स बोरोन मिल जाता है प्लस 3 Na2O ऑब्टेन हो जाता है। तो बोरोन के ऑक्साइड को बोरोन में रिड्यूस करने के लिए हम सोडियम का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, V2O5। इससे अगर हमको वैनेडियम ऑब्टेन करना है तो इसके लिए हम कैल्शियम का यूज कर सकते हैं। तो 5Ca हीट करेंगे, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को कैल्शियम के साथ हीट करेंगे तो हमको वैनेडियम प्लस कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोरोन, वैनेडियम या फिर थोरियम को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। थोरियम को थोरियम ऑक्साइड से ऑब्टेन करने के लिए THO2 प्लस 2Ca हम कैल्शियम के साथ हीट करते हैं। थोरियम ऑक्साइड को कैल्शियम के साथ हीट करते हैं तो थोरियम मिल जाता है प्लस 2CaO ऑब्टेन हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंट मेटल के ऑक्साइड जिनको हम अदर किसी मेथड के जरिए ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं तो उसको हम किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोर रिएक्टिव मेटल से रिड्यूस करके ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके अलावा कई मेटल के हैलाइड हैं जैसे TiCl4। इससे अगर हमको टाइटेनियम ऑब्टेन करना है, या जर्कोनियम ZrCl4 जर्कोनियम का हैलाइड है, या VCl4 है। इनसे अगर हमको मेटल ऑब्टेन करना है तो भी हम सोडियम का यूज कर सकते हैं। जैसे TiCl4 से टाइटेनियम ऑब्टेन करने के लिए, TiCl4 से टाइटेनियम को ऑब्टेन करने के लिए हम सोडियम का यूज कर सकते हैं 4Na। तो हमको क्या मिलेगा, हीट करने पर टाइटेनियम ऑब्टेन हो जाएगा प्लस 4NaCl। तो इस तरह से हम मेटल को ऑब्टेन करने के लिए ज्यादा रिएक्टिव मेटल का यूज कर सकते हैं। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है रिडक्शन बाय कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और रिडक्शन बाय रिएक्टिव मेटल। अब अगले स्टेप में हम रिडक्शन बाय हाइड्रोजन और वाटर गैस पढ़ लेंगे। तो इन रिएक्शन को नोट कर लें और अब मैं आपको पढ़ाता हूं रिडक्शन बाय हाइड्रोजन और वाटर गैस। हैं रिडक्शन बाय हाइड्रोजन और वाटर गैस। वाटर गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है और कोई भी ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके ऑक्साइड को हम मेटल में रिड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन या वाटर गैस की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास MoO3 है। ये हाइड्रोजन से 3H2 से रिड्यूस होकर मॉलिब्डेनम प्लस 3H2O का फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शन है, वार्म कंडीशन में हो रही है, तो जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है वो वाटर वेपर बनाकर एस्केप आउट हो जाता है। अगर Ag2O है तो ये भी रिड्यूस हो सकता है हाइड्रोजन के जरिए, H2O हाइड्रोजन के जरिए 2Ag प्लस H2O का फॉर्मेशन। ऐसे ही CuO है, ये भी हाइड्रोजन से रिड्यूस हो सकता है और Cu प्लस H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। इसके अलावा अगर Cr2O3 है प्लस 3H2 रिड्यूस हो जाएगा 2Cr प्लस 3H2O में। अगर आयरन का ऑक्साइड है Fe3O4 तो ये 4H2 हाइड्रोजन के जरिए रिड्यूस हो जाता है। ये रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल है, 3Fe प्लस
4H2O रहेगा। इसके बाद अगर CO3O4 है, ये भी 4H2O के जरिए 4 हाइड्रोजन के जरिए रिड्यूस होके 3CO प्लस 4H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर हमको निकल के ऑक्साइड से निकल ऑब्टेन करना है, उस समय भी हम वाटर गैस का यूज कर सकते हैं। तो निकल का ऑक्साइड है 2NiO, ये H2 प्लस CO। वाटर गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। इससे हमको 2Ni प्लस H2O प्लस CO2 मिल जाएगा। तो इस तरह से ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उन मेटल को हम उनके ऑक्साइड से ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम उसका रिडक्शन हाइड्रोजन या वाटर के जरिए करें। तो इस तरह से हमको ये मेटल मिल जाती हैं। तो आप इन रिएक्शंस को भी नोट कर लें। अब हम सेल्फ रिडक्शन मेथड या ऑटो रिडक्शन मेथड पढ़ रहे हैं। काफी मेटल ऐसी हैं जो लेस रिएक्टिव हैं या अनरिएक्टिव मेटल होती हैं, जैसे मरकरी, कॉपर या लेड। इनके ओर को रिड्यूस करने के लिए हमको किसी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। ये सेल्फ ही रिड्यूस हो जाते हैं, या एयर के जरिए रिड्यूस हो जाते हैं, या अपने एनाइन के जरिए ही रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह के मेटल के ओर से मेटल को ऑब्टेन करना हम सेल्फ रिडक्शन मेथड या ऑटो रिडक्शन मेथड के अंदर रखते हैं। सपोज करो हमको मरकरी ऑब्टेन करना है इसके ओर सिनेबार से। तो सिनेबार से मरकरी ऑब्टेन करने में HgS हम इसके ओर के अंदर एयर का फ्लो करते हैं। तो 2HgS प्लस 3O2 गिव्स आउट 2HgO प्लस SO2 हमको ऑब्टेन होता है, 2SO2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओर के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो करते हैं हाई टेम्परेचर पर। तो उसका 2/3 पार्ट, ओर का 2/3 पार्ट जब ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर उसके अंदर SO2 में कन्वर्ट होकर निकल जाती है, ये 2/3 पार्ट जो ऑक्साइड है वो रिमेनिंग 1/3 सल्फाइड से रिएक्ट कर लेता है। 2HgO प्लस HgS gives out 3Hg प्लस SO2 मिल जाएगा। तो जो 2/3 पार्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है वो 1/3 रिमेनिंग सल्फाइड से रिएक्ट करके मरकरी में कन्वर्ट हो गया। अगर ऑक्साइड ज्यादा कन्वर्ट हो गया है तो हम एक्सेस में ऊपर से एक्स्ट्रा में HgS इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कॉपर ग्लैंस लें, कॉपर ग्लैंस Cu2S है, इसको भी हम एयर के फ्लो में हीट करते हैं। तो एयर के फ्लो में हीट करने पर इसका 2/3 पार्ट 2Cu2O ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस 2SO2 रिमूव हो जाता है। ये 2/3 पार्ट, ये 2/3 पार्ट जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ये रिमेनिंग Cu2S जो 1/3 रिमेनिंग Cu2S है उससे रिएक्ट कर लेता है और 6Cu प्लस SO2 का फॉर्मेशन करेगा। और जो बची हुई सल्फर है वो SO2 के फॉर्म में इसमें से रिमूव हो जाती है। ऐसे ही अगर लेड को आप गैलेना से ऑब्टेन करना चाहते हैं तो गैलेना 2PbS, इसके अंदर आप ऑक्सीजन का फ्लो करें तो 2PbO प्लस 2SO2 रिमूव हो जाएगा और ये 2PbO मीन्स 2/3 पार्ट उसका जो रिमेनिंग 1/3 PbS है उसे रिएक्ट करके 3Pb प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है जैसे मरकरी है, कॉपर है या लेड है, उनके ओर से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए कई बार एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। वो एयर के जरिए ही रिड्यूस हो जाता है या उसके एनाइन के जरिए ही रिड्यूस हो जाता है। तो इस मेथड को, रिडक्शन के इस मेथड को हम सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन मेथड कहेंगे।
अब तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है और लेड, कॉपर और मर्करी, ये तीनों की मेटलर्जी में हम इसको बाद में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो सेल्फ रिडक्शन मेथड या ऑटो रिडक्शन मेथड के बाद अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोमेटलर्जी या डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाइड्रोमेटलर्जी या डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो मैं इसको रिमूव कर लूं, हटा दूं। इन रिएक्शंस को आपको नोट करना है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। आप वीडियो को पॉज करके इन रिएक्शंस को नोट करते रहें और नोट्स भी बनाते रहें। तो अगला मेथड है हाइड्रोमेटलर्जी और डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाइड्रोमेटलर्जी और डिस्प्लेसमेंट मेथड, हमें पता है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेटल के ओर को किसी सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और उस सॉल्युबल कंपाउंड को के अंदर हम मोर रिएक्टिव मेटल डाल देते हैं, जिससे लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस होकर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिल जाती है। जैसे सपोज करो हमें मैलेकाइट से कॉपर ऑब्टेन करना है, तो मैलेकाइट क्या है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। इसको हीट करने पर हमको कैल्सिनेशन प्रोसेस में 2CuO प्लस H2O प्लस CO2 ऑब्टेन हो जाता है। ये जो कॉपर का ऑक्साइड हमको कैल्सिनेशन में मिला है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं, तो हमको CuSO4 प्लस H2O मिल जाता है। कॉपर सल्फेट वाटर में सॉल्युबल है, तो हमने क्या किया कि ओर को सबसे पहले सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया। अब इस सॉल्युबल कंपाउंड का जो सॉल्यूशन हमको मिल गया है, इसको हम फिल्टर कर लेते हैं और क्लियर सॉल्यूशन हमको ऑब्टेन हो जाता है। इसके बाद इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, जैसे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल जिंक है, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो जिंक कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। CuSO4 plus Zn gives out ZnSO4 plus Cu, तो हमको कॉपर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाता है। तो इस तरह से किसी मेटल को उसके सॉल्यूशन से ऑब्टेन करना हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर आता है, और चूंकि ये किसी रिएक्टिव मेटल से हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर रखते हैं। सिल्वर या कॉपर ऑब्टेन करने की साइनाइड प्रोसेस, जिसे हम मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस कहते हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आती है। तो इन रिएक्शंस को आप नोट कर लें। इसके बाद मैं मैक आर्थर फॉरेस्ट आपको बता रहा हूं। मैक आर्थर फॉरेस्ट के अंदर प्रोसेस के अंदर सिल्वर या गोल्ड को ऑब्टेन किया जाता है। हम सिल्वर या गोल्ड को सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। सपोज करो मैं सिल्वर के एग्जांपल की हेल्प से आपको बता रहा हूं। सिल्वर का ओर लिया हमने Ag2S और इसको हमने ऐड कर दिया किसके अंदर, सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन के अंदर, और इसके अंदर एयर का फ्लो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2NaAgCN होल ट्वाइस सोडियम अर्जेंटो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। 4 सोडियम है और ये 2 सोडियम है, अभी एक Na2S और फॉर्म होगा, तो 4 सोडियम हो गए, एक सल्फर हो गया, 4 साइनाइड हो गए और 2 सिल्वर आयन हो गए। तो ये रिएक्शन है, ये बैलेंस है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया कि हमने सिल्वर के ओर को सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया और इसके अंदर एयर का फ्लो किया, तो सिल्वर का ओर सॉल्युबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को बैक साइड में जाने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एयर का फ्लो करते रहते हैं। ये एयर Na2S से रिएक्शन कर लेता है, Na2S
2O2 से रिएक्शन करके, ये ऑक्सीजन कहां से आया, एयर से रिएक्शन करके Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है और सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन से हट जाता है, उसकी जगह सोडियम सल्फेट आ जाता है। तो ली सेटेलियर प्रिंसिपल हमको क्या बता रहा है कि रिएक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो एयर के फ्लो करने से क्या होता है कि रिएक्शन में बनने वाला सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो ये क्या किया हमने कि सिल्वर के ओर को सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन में डाल दिया, जिससे कि वो एक सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया और फिर इसको फिल्टर कर लिया, तो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज इसके अंदर से निकल गई। अब एक क्लियर सॉल्यूशन हमको सोडियम अर्जेंटो साइनाइड मिल गया। अब इसके अंदर हम कोई रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक ही डाल देते हैं, तो NaAgCN होल ट्वाइस, इसके अंदर हमने मोर रिएक्टिव मेटल जिंक डाल दिया। ये मोर रिएक्टिव मेटल जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और हमको मिलेगा Na2ZnCN होल 4 प्लस 2H, और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सिल्वर हमको मिल जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस के जरिए या डिस्प्लेसमेंट मेथड के जरिए हमने सिल्वर को ऑब्टेन कर लिया। और ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये सिल्वर का साइनाइड प्रोसेस है, या इसे ही हम मैक ऑर्थर फॉरेस्ट कहते हैं। मैं एक बार इसको रिपीट करना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके नाम भी इंपॉर्टेंट है। ये साइनाइड प्रोसेस है या मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस है सिल्वर को ऑब्टेन करने के लिए, और इसमें इसी के जरिए, इसी मेथड के जरिए हम गोल्ड को भी ऑब्टेन करते हैं। इसमें हमने सिल्वर के ओर को सोडियम साइनाइड के साथ मिक्स करके एक सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज को दूर करने के लिए सॉल्यूशन को फिल्टर कर लिया, और हमको जब क्लियर सॉल्यूशन मिल गया तो उसके अंदर हमने मोर रिएक्टिव मेटल डाल दी, जिससे कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसने तो कंपाउंड बना दिया और सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह से हमको सिल्वर ऑब्टेन हो गई। आप इन रिएक्शंस को नोट कर लें। इसके बाद आता है अमलगमेशन प्रोसेस। अमलगमेशन प्रोसेस के जरिए हम नोबल मेटल जैसे प्लैटिनम है, गोल्ड है या सिल्वर है, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनको ऑब्टेन करने के लिए, नोबल मेटल जैसे प्लैटिनम या गोल्ड को ऑब्टेन करने के लिए प्लैटिनम या गोल्ड का और जिनमें नॉर्मली प्लैटिनम या गोल्ड नेटिव स्टेट में होता है, इनको मरकरी के साथ ट्रीट करते हैं। जब इन मेटल को मरकरी के साथ ट्रीट करते हैं तो अमलगम का फॉर्मेशन होता है। अमलगम को फॉर्म करने के बाद सबसे पहले हम इसको फिल्टर करते हैं, जिससे इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज इससे अलग हो जाती है और हमको प्योर अमलगम मिल जाता है। अब इस अमलगम को हम डिस्टिल करते हैं, तो डिस्टिल करने पर जो मरकरी है वो डिस्टिल हो जाता है और मेटल लास्ट में बची रह जाती है। जैसे अगर हमको गोल्ड ऑब्टेन करना है अमलगमेशन प्रोसेस में, तो जहां ऐसी जगह जहां से हमको नेटिव फॉर्म में गोल्ड मिल गया है, जैसे किसी नदी की सैंड के साथ या रेत के साथ गोल्ड होता है, तो इसमें हम सबसे पहले गोल्ड को कंसंट्रेट कर लेते हैं, जिससे कि गोल्ड का अमाउंट बढ़ जाता है, और फिर इसको हम ट्रीट करते हैं मरकरी के साथ। तो गोल्ड मरकरी में डिजॉल्व हो जाता है और अमलगम का फॉर्मेशन हो जाता है और सैंड इनसॉल्युबल फॉर्म में बचा रह जाता है। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं और अब हमको प्योर अमलगम मिल जाता है, जिसको हम डिस्टिल करते हैं। डिस्टिल करने से मरकरी डिस्टिल हो जाता है और मेटल नीचे बचा रह जाता है। तो इस तरह से हम ये नोबल मेटल प्लैटिनम है या गोल्ड है या सिल्वर है, इसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये एक बिल्कुल फिजिकल मेथड टाइप का मेथड है। अमलगमेशन प्रोसेस के बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी एक कॉमन रिडक्शन मेथड है। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनको ऑब्टेन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज करते हैं। इन मेटल के ओर को हम सबसे पहले मॉल्टन कंडीशन में लेते हैं। मॉल्टन कंडीशन में अगर इनका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम कुछ इस तरह के कंपाउंड इसके अंदर मिलाते हैं, जिससे कि इनके मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। और जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, मिस मॉल्टन कंडीशन में आ जाता है, तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं। ये कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइज होता है, तो मेटल आयन या कैटायन जिसे हम कहेंगे, वो कैथोड पर आकर डिकम्पोज हो जाता है और कैथोड पर डिपोजिट हो जाता है।
जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो सोडियम क्लोराइड को मॉल्टन कंडीशन में लेके हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। सपोज करो ये कैथोड है और ये एनोड है और इसमें हमने मॉल्टन NaCl ले लिया है। तो Na पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ और Cl नेगेटिव आयन एनोड की तरफ माइग्रेट होते हैं। रिएक्शन किस तरह से होती है? एट कैथोड Na पॉजिटिव कैथोड मीन्स कैटाइन जब कैथोड पर जाता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस है। और एनोड पर क्या रिएक्शन होती है? एट एनोड जैसे Cl नेगेटिव आयन एनोड पर गया तो उसने Cl बनाया प्लस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, ये ऑक्सीडेशन स्टेप है। और एक Cl ने दूसरे Cl से रिएक्शन करके Cl2 बना दिया। तो इस तरह से मॉल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमको कैथोड पर सोडियम मिल जाता है। ऐसे ही अगर हम NaOH मॉल्टन NaOH को इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो भी हमको कैथोड पर सोडियम मिल जाता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन करने के लिए सरपैक प्रोसेस में बॉक्साइड ओर को क्रायोलाइट के साथ और फ्लोरस्पार के मिक्सचर के साथ मेल्ट कर लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड पर हमको एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस है, जब मैं इंडिविजुअल मेटलर्जी सोडियम की या एल्यूमिनियम की मेटलर्जी बता रहा होऊंगा उस समय में इसको डिटेल में बताता। तो इस तरह से हमने मेटल को उसके ओर से ऑब्टेन करने के डिफरेंट मेथड पढ़ ली हैं। मीन्स हमने जो ओर की ऐसी फॉर्म जो रिड्यूसिबल फॉर्म आ गई है उससे हमको मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन के लिए ये डिफरेंट मेथड इसके लिए यूज किए जाते हैं। आपको ये सारा नोट्स भी बनाना है, अच्छे से याद करना है और एनसीईआरटी भी आपको रेगुलरली पढ़नी है। तो अगली क्लास में मैं जो ये मेटल मिल गई है ये इम्प्योर फॉर्म में मिलती है और इसको हम प्यूरिफाई करने के मेथड पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल।